जंग का अंत या नई शुरुआत। कीव बॉर्डर पर कूच की तैयारी में 3 लाख रूसी सैनिक। 1 साल और जंग लड़ेंगे पुतिन। Ракетные игры выполнять задачи боевого. Имер входит. युद्ध की दुनिया की समझ रखने वाले इस तस्वीर को तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है और यह वही दावा है जो रूस यूक्रेन को और तेज भड़का सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध से बढ़ते आर्थिक बोझ और जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए क्रेमलिन ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड से आई तस्वीरों ने रूस के पूरे दावे को उल्टा कर दिया है। बैटल ग्राउंड पर ड्रोन और मिसाइलों की आवाज ने जंग को और विस्फोटक दौर में पहुंचा दिया है। तो क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दिया या दोनों के बीच अपने अपने मोर्चे पर जंग लड़ने पर डील साइन हुई? रूस की विक्ट्री डे परेड से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में 72 घंटे के सीज फायर का दावा किया। इसे उन्होंने युद्ध खत्म करने की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन जंग ना मॉस्को में विक्ट्री डे परेड से पहले खत्म हुई न उसके बाद रुकी। Система залпового огня «Торнадо-С». यूक्रेन के आसमान में फिर ड्रोन गूंजने लगे, मिसाइलें दागी गईं, सीमा पर गोलाबारी बढ़ गई और यूक्रेन ने इसका बदला मॉस्को में ड्रोन अटैक से लिया। ट्रंप ने ईरान के साथ भी सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन यहां भी भीषण जंग की पूरी आशंका है। वजह है पुतिन और ट्रंप दोनों अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम छीन लेना चाहते हैं और हॉर्मुज से तेहरान को बेदखल करना चाहते हैं। पुतिन का इरादा भी कुछ इसी तरह का है। वो यूक्रेन में डोनबास के पूरे एरिया पर कंट्रोल चाहते हैं। दावा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 190 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ये हमले कीव, निप्रो, खेरसॉन और माइकोलीव इलाके में हुए। दावा है इन हमलों में बिजली ढांचों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पुतिन का इरादा कुछ नेतन्याहू के प्लान की तरह है। नेतन्याहू लेबनान में बफर जोन बनाना चाहते हैं और पुतिन डोनबास में, और दोनों के इस इरादे ने जंग की टाइमलाइन को लंबा कर दिया। एक तरफ पुतिन दावा कर रहे हैं कि युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कीव ने आरोप लगाया कि रूस ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया। तो मॉस्को ने जवाब दिया कि यूक्रेन ने हमला किया तो पलटवार हुआ। कि क्या ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक राजनीतिक शो था? क्या पुतिन ने दुनिया को शांति का सपना दिखाकर फिर युद्ध शुरू कर दिया? या फिर दोनों देश अब शांति नहीं, आखिरी निर्णायक लड़ाई चाहते हैं? На фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. मई रूस के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उसके लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है। विक्ट्री डे, जब मॉस्को दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है,
लेकिन इस बार रेड स्क्वायर की चमक के पीछे युद्ध की थकान दिखी। पहली बार बिना भारी भरकम टैंक और मिसाइलों के मॉस्को में कार्यक्रम हुआ। वजह थी यूक्रेन के ड्रोन का डर। यूक्रेन कई बार साबित कर चुका है कि उसके ड्रोन की पहुंच मॉस्को तक है। इसी विक्ट्री डे परेड की खातिर पुतिन ने 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर का मकसद था विक्ट्री डे के दौरान तनाव कम करना और बातचीत के लिए माहौल बनाना। इसी दौरान दोनों देशों ने कैदियों की अदला बदली भी की। कई सैनिक अपने घर लौटे और परिवारों ने राहत की सांस ली। दुनिया को लगा कि शायद 4 साल से चल रही जंग का अंत हो सकता है। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और थी, क्योंकि सीज फायर वाली डील कागजों पर थी और बॉर्डर पर गोलियां गूंज रही। Центр в зоне специальной военной операции достигает системы залпового огня «Торнадо-С». शहरों पर मिसाइलें बरस रही थी और ड्रोन अटैक हो रहे थे। ज़ेलेंस्की ने सीज फायर पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जंग में छुट्टी मनाए और हमारे लोग मारे जाएं। Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. ग्राउंड रियलिटी बेहद जटिल है। यूक्रेन के पलटवार ने रूस के मिशन को झटका दे दिया है। रूस ने पिछले महीने यूक्रेन के कुछ छोटे इलाकों में बढ़त हासिल की, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि मॉस्को ब्रिगेड की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है और इसके पीछे वजह है लंबा युद्ध और वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी हथियारों की मदद मिल रही है और यूक्रेन अपनी जंग को एआई बेस्ड ड्रोन वॉरफेयर में बदल रहा है। ड्रोन अब इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। जंग में अब टैंक कम दिख रहे हैं, लेकिन आसमान किलर मशीन से भर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों की चुनौती अलग अलग है। रूस सैनिकों की कमी से जूझ रहा है और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। Мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. रूस यूक्रेन युद्ध को 1174 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब इस जंग में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि टाइम लाइन है, क्योंकि मॉस्को से लेकर कीव तक दोनों तरफ तैयारी लंबी लड़ाई की दिख रही है। रिपोर्ट में दावा है कि युद्ध में अब तक रूस को 3,52,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 से ज्यादा सैनिक या तो घायल हुए हैं या मारे गए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के 27% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसका कंट्रोल सिर्फ 20% पर रह गया है। 2026 में यूक्रेन फिर से अपने इलाकों को वापस छीन रहा है, जिससे रूस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर बातचीत पूरी तरह फेल हुई तो आने वाले महीनों में रूस बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है और यूक्रेन मॉस्को के अंदर तक ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ऐसे में ट्रंप का सीज फायर प्लान इतिहास में शांति की कोशिश के तौर पर याद होगा या एक फेल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, इसका फैसला अब बैटलफील्ड करेगी।